नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, जून का पार्ट 1 वीडियो आ चुका था ऑलरेडी। पार्ट 2 वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आ चुका हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे जून 2024 के पार्ट 2 के करंट अफेयर के बारे में, जिसमें हम लोग 16 तारीख से लेकर के 31 तक का करंट अफेयर बहुत ही अच्छे से याद करेंगे, तैयार करेंगे और अच्छे से दिमाग में बिठा देंगे। ठीक है। और पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि उसमें 1 तारीख से 15 तारीख तक का कवर कराया गया है। और पार्ट 2 में यानी कि आज आपका 16 तारीख से लेकर 30 या 31 तारीख तक का, 30 का महीना था जून, 30 तक का करंट अफेयर तैयार कराया जाएगा। तो बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी होगा और उनसे जुड़े स्टैटिक्स भी होंगे आपके सामने। तो इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है हर बार की तरह। इसकी क्विज और पीडीएफ आपको फ्री में दी जाती है। ये आपको मिलेगी कहां पर? एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर से जाकर एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहीं से इसकी पीडीएफ और क्विज प्राप्त कीजिए। सभी दिनों की, सभी मंथ की, सभी वीक्स की आपको यहाँ पर चीजें मिल जाएंगी। चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 29 जून 2024 को किस महापुरुष की जयंती पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है दोस्त? जल्दी से बताइए कमेंट करके, किसकी जयंती पर? तो आप बताएंगे पीसी महालनोबिस जी की जयंती पर। रामानुजन जी की जयंती पर हम लोग मनाते हैं गणित दिवस। गणित दिवस मनाते हैं ना, याद रखना। कब? 22 दिसंबर को, है ना। लेकिन पीसी महालनोबिस जी की जयंती पर, जो कि होती है 29 जून को, तो हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। भारत में ये स्टैटिस्टिक के यानी कि सांख्यिकी के पितामह कहे जाते हैं भारत में। ठीक है ना। कौन है भैया रामानुजन जी, सॉरी पीसी महालनोबिस जी? ये आपको दिख रहे हैं, महान स्टैटिस्टिक्स थे ये, सांख्यिकीविद थे। और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी। ये क्वेश्चन पूछे जा सकती है। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो था, 5 ईयर प्लान जो था, ये इन्हीं के मॉडल पर था। इस बार का जो सांख्यिकी दिवस है उसकी थीम क्या रखी गई है? यूजिंग डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, यूजिंग डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग, ये है थीम इस बार की। ठीक है ना। पूरा डिटेल कंटेंट मिलेगा। ठीक है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, कोई भी फर्जी क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में किसने 2024 का पेन प्रिंटर पुरस्कार जीता है? 2024 का पेन प्रिंटर पुरस्कार किसने जीता है? जल्दी बताइए कमेंट करके, किसने जीता है? इसको जीता है दोस्तों किसने? अरुंधति रॉय ने। अरुंधति रॉय दोस्तों जानी मानी लेखिका हैं। ये है अरुंधति रॉय। हालांकि भारत विरोधी बयानों की वजह से ये चर्चे में रहती हैं। इनका मानना है कि जम्मू कश्मीर भारत का नहीं हिस्सा है, वो पाकिस्तान का हिस्सा है। इसी वजह से अभी रिसेंटली ये चर्चे में आई जब इनके ऊपर यूएपीए लग गया है। यूएपीए लग गया है। ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज के चलते। फिलहाल लेखक के रूप में तो ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन जहर उगलने में भी ये काफी अच्छी हैं। बुकर पुरस्कार विजेता हैं ये। 1997 में इनको बुकर पुरस्कार मिला था। ये बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय भी बनी हुई थी। ठीक है ना, पहली भारतीय बनी थी। इनकी किस पुस्तक के लिए मिला था बुकर पुरस्कार? तो आप बताइएगा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। और अभी लंदन इंग्लैंड में अक्टूबर में मिलने जा रहा है पेन प्रिंटर पुरस्कार। इनके और रचनाओं की बात करें तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, कैपिटलिज्म ए घोस्ट स्टोरी, द अलजेब्रा ऑफ इन्फेंटी जस्टिस, ये इनकी कुछ रचनाएं हैं। इसको याद रखना, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसको नया विदेश सचिव नियुक्त किया गया है? भैया बताओ, फॉरेन सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया? बहुत महत्वपूर्ण पद है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। चलिए बताइएगा, फॉरेन सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है? तो आप बताइएगा किसे नियुक्त किया गया है? ये नियुक्त किया गया है विक्रम मिश्री को। विक्रम मिश्री को। अब तक कौन थे? विनय मोहन क्वात्रा थे अभी तक, और अब इनकी जगह पर आएंगे विक्रम मिश्री, जो होंगे नया विदेश सचिव। ठीक है, नए विदेश सचिव होंगे विक्रम मिश्री। ये आपको दिख रहे हैं। ये डिप्टी एनएसए हैं। डिप्टी एनएसए बोले तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, आप जानते हो ना, अजीत डोभाल है। सेकेंड स्थान पर ये हैं, ये थे अभी तक, लेकिन अब ये होंगे विदेश सचिव। ठीक है, विनय मोहन क्वात्रा की जगह पर आएंगे, 35वें नंबर के होंगे। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीत लिया है? तो भाई किसने जीता है? भारत ने जीता है। किसको हराकर? साउथ अफ्रीका को हरा करके जीता है। इंडिया बना दूसरी बार वर्ल्ड चैंपियन टी20 का। चौथी बार विश्व कप जीता है, और चौथी बार विश्व कप जीता है, और दूसरी बार टी20 विश्व कप जीता है इंडिया ने। रोहित शर्मा की कप्तानी में जीता हुआ है। 9वां संस्करण था, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
पूछा जाएगा कहाँ खेला गया। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच विराट कोहली बने, जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। अफ्रीका के कप्तान कौन? एडन मार्करम। ठीक है, चलिए अगला। पिछला वाला कब जीते थे भारत में? 2007 में जीता था पहला T20 वर्ल्ड कप। वैश्विक पवन दिवस कब मनाते हैं भाई बताओ? वैश्विक पवन दिवस कब मनाते हैं? ये मनाते हैं कब 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 कब? 15 जून को ग्लोबल विंड डे या वर्ल्ड विंड डे, वैश्विक पवन दिवस 2007 से इसकी शुरुआत हुई है। अगला। अच्छा, एक और जरूरी बात आगे बढ़ने से पहले, अर्धवार्षिकी आ चुकी है। अर्धवार्षिकी करंट अफेयर, हाफ ईयरली करंट अफेयर की ई बुक आ गई है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, चैप्टर वाइज फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। और इस बार की ना और ज्यादा ग्राफिक्स का यूज किया गया है और ज्यादा बहुत इंफॉर्मेटिव चीजें ऐड की गई हैं। आप लोग की डिमांड रहती थी सर राज्यों वाला स्टैटिक जीके ऐड कर दो, राज्य बाई राज्य जो वीडियो में दिखाते हो, वो भी इस बार ऐड कर दिया गया है। तो अब आपको और भी ज्यादा समझ लो 25% तक के एक्स्ट्रा कंटेंट के साथ ये ई बुक मिल रही है इस बार। इस ई बुक को आप पा सकते हो हमारे व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करके, व्हाट्सएप से नंबर यहाँ पर शो कर रहा होगा, यहाँ पर मात्र 99 रेट्स पे करके अभी के लिए आप ले सकते हो। इसका प्राइस बढ़ जाएगा, एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएगा इसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। तो आप अभी अगर लेना चाहते हो, क्योंकि अभी लॉन्च हुई है, अभी आप लेना चाहते हो तो इसको ले सकते हो। जितनी जल्दी ले लोगे उतनी जल्दी से पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे। और लास्ट 6 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट तो है ही किसी भी एग्जाम के लिए। हाल ही में किसने सफलतापूर्वक एआई टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया? तो बताइए, सफलतापूर्वक दिव्य दृष्टि किसने पूरा किया है, किसने टूल विकसित किया है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, इसको विकसित किया है डॉक्टर शिवानी वर्मा ने। दोस्तों ये दिव्य दृष्टि जो टूल है ना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फेस रिकॉग्निशन टूल है। देखिए एआई टूल दैट मल्टीफेस्टेड ऑथेंटिकेशन टूल है ये। ठीक है, और डॉक्टर शिवानी वर्मा ने, जो कि महिला उद्यमी है, इन्होंने ये लॉन्च किया हुआ है। इंजीनियरिंग रिसर्च सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की ये अध्यक्ष हैं। अगला। हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल का विमोचन किया गया? ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, बताइए किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक? ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, इसको लिखा है किसने? किसने? आरबीआई के ही पूर्व कर्मचारी हैं अल्पना किलावाला। अल्पना किलावाला ने लिखा हुआ है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल नाम की पुस्तक। बाकी बहुत ज्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। अरे, हाल ही में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? तो बताइए, 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता, इसको जीतने वाली बन गई है कौन? श्रुति वोरा। कौन? श्रुति वोरा। श्रुति वोरा आपको यहां पर दिख रही हैं। एज जानते हो उनकी कितनी है? एज जान करके आप हैरान रह जाओगे। इनकी एज है 53 ईयर, लग रही है 53 ईयर की। ये घुड़सवारी करती हैं और इनको अभी स्लोवेनिया के लिप्का में इन्होंने 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट जीता हुआ है घुड़सवारी में। अगला। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने खीर भवानी महोत्सव आयोजित किया? खीर भवानी मेला कहाँ होता है? तो खीर भवानी मेला खीर भवानी मंदिर में होता है। कहाँ पर ही पड़ता है? आप बताओगे, जम्मू कश्मीर में। बहुत ही फेमस है, कश्मीरी पंडितों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कश्मीरी पंडितों के द्वारा यह आयोजित किया जाता है। ये क्या हो रहा है? कश्मीरी पंडित टेक्स पार्ट इन खीर भवानी टेम्पल फेस्ट। ठीक है, तो खीर भवानी मंदिर में ये महोत्सव होता है। 14 जून को कश्मीर घाटी के गंदरबल जिले में स्थित खीर भवानी मंदिर में हुआ, ज्येष्ठ अष्टमी के वार्षिकोत्सव में। ठीक है, इसमें चिनार के पेड़ों के बीच ये खीर भवानी मंदिर जो स्थित है, इसकी पूजा की जाती है। अगला। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल पीस इंडेक्स, भैया बताओ इसमें भारत किस स्थान पर है? चलिए बताइए। 2022 में भारत था 136वें पर, 2023 में आया 126वें पर, 2024 की रैंकिंग आई है 116वें पर। 10-10 की घटोतरी होती जा रही भाई, है ना? क्लियर? वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स 116वें नंबर पर। फिर भी हम लोग कम शांत हैं, है ना? हो हल्ला ज्यादा करते हैं। टॉप पर कौन है? आइसलैंड। आइसलैंड ये टॉप पर है। सेकंड पर आयरलैंड, थर्ड पर ऑस्ट्रिया। भारत आपको यहां दिखेगा 116वें नंबर पर 2.319 रेटिंग के स्कोर के साथ। ठीक है, स्कोर भी कभी कभी पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखना। चलिए लास्ट में कौन है? यमन। यमन। अगला। अच्छा, आईईपी से जारी करता है ना। अगला।
हाल ही में किस देश ने मिनटमैन 3 आईसीबीएम मिसाइल का परिचालन परीक्षण किया? मिनटमैन 3, मिनटमैन जो है ये किसका है? मिनटमैन जो बम है, जो मिसाइल है, ये है अमेरिका का। आईसीबीएम है, आईसीबीएम मतलब क्या? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को कवर करने वाली इंटर कॉन्टिनेंटल, अंतर महाद्वीपीय ये बैलिस्टिक मिसाइल है, सबसे घातक मानी जाती है अब तक। तो मिनटमैन 3 का सफल परीक्षण किसने किया है? अमेरिका ने। मिनटमैन की सीरीज की सभी जो है मिसाइलें अमेरिका की हैं। ठीक है, चलिए अगला। हाल ही में संसद भवन परिसर में किसने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया? प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? संसद भवन के परिसर में। तो आप बताओगे किसने किया है? आप बताओगे जगदीप धनखड़ जी ने। जगदीप धनखड़ जी क्यों किए? क्योंकि एक तो ये उपराष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, लेकिन ये राज्यसभा के सभापति हैं, राज्यसभा के सभापति भी हैं। और राज्यसभा के सभापति होने के लिहाज से इन्होंने, क्योंकि राज्यसभा भाई उच्च सदन है, उच्च सदन का जो सभापति है, मेन है चीफ, वो इसका उद्घाटन कर रहा है। तो ये है जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, चलिए अगला। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन के लिए अंतरराष्ट्रीय शांति सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे। इंडिया इसमें शामिल तो हुआ था, लेकिन इंडिया ने इस पर सिग्नेचर करने से मना कर दिया। तो बताइए कहां हुआ था ये हुआ था कहां पर? कहां पर? कहां पर? स्विट्जरलैंड में। कहां पर? स्विट्जरलैंड में हुआ था यूक्रेन के लिए शांति सम्मेलन। इसमें दोस्तों 100 से ज्यादा लोग, देश के लोग इसमें शामिल हुए, लेकिन सिग्नेचर इसमें कितने लोगों ने किया? सिग्नेचर इसमें किया कितने कितने? 78 कंट्रीज ने सिग्नेचर किया। भारत ने सिग्नेचर नहीं किया है इस पे, क्योंकि भारत का कहना यह था कि एक तरफा नहीं चलेगा। आप युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में खत्म कराने के लिए शांति सम्मेलन कर रहे हो, लेकिन रूस को इनवाइट ही नहीं किए। ये कैसा शांति सम्मेलन हुआ? एक तरफा थोड़ी ना ताली बजती है। अगला, हाल ही में मिशन चेंज चांग ई 7 के वैज्ञानिक उपकरणों के विकास और प्रस्तुतिकरण के लिए किस देश ने चीन के साथ अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की है? चांग ई 7 के लिए बताओ, जल्दी बताओ। चांग ई 7 के लिए, तो दोस्तों चांग ई 7 के लिए इजिप्ट और बहरीन सीए साथ में आ रहे हैं चाइना के। चाइना एक ना ग्रुप बना रहा है। ऐसा नहीं है कि इजिप्ट के पास या बहरीन के पास ऐसा कुछ बहुत खास टेक्नोलॉजी है जिसको चाइना की जरूरत है, इसलिए चाइना इनको बुला रहा है इसमें मदद करने के लिए। ऐसा नहीं, चाइना अपना एक ग्रुप बना रहा है देशों का, जिसे एक नंबर आगे चल करके शो कर सके, देखो हमारे साथ इतने अलायंस है। जैसे आप देख रहे हो ना, अमेरिका जो है नासा इसका आर्टेमिस अकॉर्ड बना रहा है, ऐसे ही चाइना जो है चांग ई 7 पर काम कर रहा है। फिलहाल ये सब ट्रेंडिंग टॉपिक पर बात करने वाले मुद्दे हैं जो मैं आपको समय समय पर दिया करता हूँ और डिटेल में उस पर चर्चा करता हूँ। यहाँ पर हम लोग मोटा मोटा जानेंगे वनडे एग्जाम लेवल का, ठीक है ना। मतलब यहाँ देखो चीन मिस्र और बहरीन जो है ये हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाने में चांग ई 7 की मदद करेंगे, जो कि चीन का है। चांग ई सीरीज जो है, जो चांग ई सीरीज है, चांग ई 5, चांग ई 4, चांग ई 6, चांग ई 7, ये सब मैक्सिमम इसका मून के लिए होता है। ठीक है, हालांकि ये वाला अभी बता रहे हैं कि ये अपना हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा पृथ्वी के ऊपर वाली ऑर्बिट में लगाएंगे, लेकिन ये चूंकि चंद्रमा का ज्यादा इनका होता है तो हो सकता है चांद के आसपास में जाकर लगाएं कैमरा, लेकिन होगा कैमरा के लिए। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? बताओ, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में पिछली बार सबसे लास्ट में थे हम लोग, इस बार कहां पे हैं? इस बार 76वें, 176वें स्थान पर है। मतलब पिछली बार लास्ट पर थे, लास्ट पर थे हम लोग पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। इस बार 176वें पोजीशन पर हैं। यहाँ पर देखिए 2024 में यहाँ है 2022, अच्छा 2-2 साल पे ये जारी होता है, ये हर साल नहीं जारी होता। 2020 में 170, 2018 में 177 और 2024 में आपको ध्यान रखना है 176। ठीक है, टॉप पर एस्टोनिया है, फिर लग्जमबर्ग है, फिर जर्मनी है। लग्जमबर्ग से याद आया, पर कैपिटा इनकम के मामले में अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि सबसे अमीर देश कौन है। पर कैपिटा इनकम के मामले में लग्जमबर्ग सबसे अमीर देश है। अगला, हाल ही में भारत ने अपना डीप सी मिशन लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है? भारत अपना डीप सी मिशन लॉन्च करने वाला कौन सा देश बना है? तो भारत बन गया है ऐसा करने वाला छठा देश, छठा देश जो डीप सी मिशन करेगा। डीप सी मिशन मतलब क्या हुआ? समुद्र के डीप में जाएंगे, गहराई में जाएंगे,
और क्या लेकर जाएंगे, एक समरसिबल टाइप का लेकर जाएंगे, समुद्र के नीचे क्या कुछ है उसको एक्सप्लोर करने के लिए। तो डीप सी मिशन होगा, खनिज अन्वेषण, महासागर विज्ञान का विकास, वनस्पतियां, जीवों की खोज वगैरह वगैरह के लिए। इसका नाम होगा मत्स्ययान 6000। क्या होगा, मत्स्ययान 6000। मत्स्य मतलब होता है मछली, यान मतलब होता है यान, 6000 मतलब 6000 किलोमीटर तक अंदर जाना है, ठीक है। सॉरी 6000 मीटर तक, 6000 मीटर तक अंदर जाना है। अगला, किस खिलाड़ी ने मात्र 27 गेंदों में 100 रन बनाकर क्रिस गेल के सबसे तेज टी20 शतक का रिकॉर्ड बनाया? तो नेपाल के क्रिकेटर हैं, नाम है इनका दोस्तों साहिल चौहान, और इन्होंने क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है सबसे तेज टी20 शतक मारने का। ये हैं गेल भैया, यूनिवर्स बॉस। साहिल चौहान जो है सबसे तेज बनाए हैं 27 गेंदों में 100 रन टी20 में। इन्होंने नाबाद 144 रन बनाए। इसके अलावा इन्होंने छक्के भी लगाए 18, एक ही पारी में 18 छक्के एक ही किसी खिलाड़ी के द्वारा, ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड बन गया। अगला, हाल ही में कितने विजेताओं को कावली पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? कावली पुरस्कार, इससे सम्मानित किया गया है अभी 8 विजेताओं को। 8 विजेताओं को, देखिए ये 8 विजेता आपको दिख रहे हैं, 3 2 5 3 8 विजेता, इनको कावली अवार्ड मिला हुआ है। ये 3 सेक्टर मिला है, भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान और नैनो साइंस में। भौतिकी के लिए डेविड चारबोनियो, सारा सीगर। नैनो साइंस के लिए रॉबर्ट लैंगर, आर्म्ड पाल और चार्ड मेरकिन को। न्यूरो साइंस के लिए नैन्सी कानविसर, विनरिक फ्रीवाल्ड और डोरिस तसाओ को $1 मिलियन की पुरस्कार राशि इनको दी जाएगी। अगला, हाल ही में किसने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का उद्घाटन किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा चर्चे में रहा था, क्योंकि तो नालंदा यूनिवर्सिटी का उद्घाटन, इसके नए कैंपस का उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया है। अब आपसे क्वेश्चन स्टैटिक में पूछ सकता है कि बताओ भाई नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया किसने था, कब बना था, किस सन में बना था, किस आक्रमणकारी ने इस पर आक्रमण करके इसको ध्वस्त किया, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। या फिर कहाँ है, तो नालंदा ये तो है बिहार में, पहला क्वेश्चन। 19 जून को पीएम मोदी ने इसके नए कैंपस का, मतलब जो पुराना जो स्ट्रक्चर है जो ढह गया है उसके बगल में एक नया फ्रेश कैंपस बनाया गया, उसका उद्घाटन किया, लेकिन नाम नालंदा। इसके अलावा ये जो है दोस्तों 1600 साल पुराने खंडहर है, वो भी है, वहां पर भी गए जहां पर 1600 साल पहले बना था, मतलब 427 ईस्वी में बना था। किसने बनवाया था? सम्राट कुमार गुप्त ने बनवाया था। ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे। इसके अलावा बख्तियार खिलजी ने इस पर आक्रमण करवाकर इसको पूरी तरीके से तहस नहस किया। वैसे तो बहुत मुगल आक्रांता ने इस पर अटैक करवाया, लेकिन बख्तियार खिलजी जो था ना, बहुत ही ब्रूटल तरीके से इसने लाखों किताबें जला दी। जो आज सुनते हो आप ना, इसकी खोज ब्रिटेन के साइंटिस्ट ने की, इसकी खोज ये जर्मनी के साइंटिस्ट ने की, इसकी खोज उसने की, तब आप सुनते इसकी खोज बिहार के साइंटिस्ट ने की, इसकी खोज तमिलनाडु के इस वैज्ञानिक ने की, इसकी खोज उत्तर प्रदेश के वैज्ञानिक ने की, ये आप सुनते। क्योंकि वो उनके पास जो आज नॉलेज है 18वीं शताब्दी में, वो नॉलेज हम लोग के पास 4वीं 5वीं शताब्दी में भी हुआ करता था। तो लेकिन जब किताब ही जला डालोगे, आने वाली पीढ़ी उस पर क्या रिसर्च करेगी, क्या पढ़ेगी उस पर, ठीक है। क्योंकि जो किताब, जैसे आप देखो, जैसे मान लो आपके पिताजी हैं, वो कोई चीज, एक चीज है, यहाँ तक कोई चीज बना ले गए, यहाँ तक कोई थ्योरी रिसर्च करके चले गए। उनका बेटा हुआ, वो बचपन से देख रहा है साथ साथ में, हाँ हमारे पिताजी यहाँ तक काम करके गए हैं, तो वो यहाँ तक उनका जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेगा, फिर आगे इसके आगे कंटिन्यू करेगा, है ना। फिर उसका बेटा होगा, उसके आगे कंटिन्यू करेगा, तो नई नई खोजें होंगी। लेकिन जब क्या हो, जो उनके पापा जो खोजे हो उसको यहीं पर जला के खत्म कर दिया जाए, उनका बेटा जो आएगा वो फिर यहाँ तक सोचेगा। और आगे चलकर अगर कोई मैकाले शिक्षा पद्धति लगा दे, तब तो भैया ये यहाँ पर सोचने का सोचेगा ही नहीं, ये तो इधर ही सोचेगा, उल्टा सोचने लगेगा। तो मैकाले शिक्षा पद्धति भी एक बहुत घातक साबित हुई भारत के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, भावनाओं में ना बहिए, आ जाइए वापस से। अब आपके ऊपर है, आप तो निकालिए, आप तो कुछ एक्स्ट्रा खोज कीजिए। हाफ ईयरली ई बुक है, इसको आप ले सकते हो। और साइंस की भी ई बुक है, इसको अगर आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो साइंस की ई बुक ले सकते हो। तो व्हाट्सएप का नंबर ये है सभी प्रकार की ई बुक्स के लिए, ठीक है। तो इस नंबर पर ही आपको ई बुक मिलेगी। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमारी ई बुक्स आती हैं, आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसको ले सकते हो। रेलवे एग्जाम के लिए 1100 प्लस क्वेश्चन की ये ई बुक है, सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट हैं। कहाँ पर बान जलवायु शिखर सम्मेलन हुआ? तो बान बान आप बान अगर पता होगा कहाँ है तो तुरंत आंसर कर ले जाओगे, नहीं पता है तो याद कर लेना, जर्मनी में है बान। तो जर्मनी के बान शहर में बान शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है। देखिए ये जैसे
होता है ना, एक COP 29 होने वाला है अभी, COP 28 होता है। तो COP 29 COP 28 जो है वो वार्षिकी है, ये समझो हाफ ईयरली एग्जाम है आपका। ठीक है, चलिए अगला। वैसे COP 29 कहाँ होने वाला है? ये बाकू अजरबैजान में होने वाला है, इसको याद रखना, पूछा जाएगा, एक नंबर बन गया आपका यहाँ से। अगला, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल ब्रिज पर पहली ट्रेन चली। ये ब्रिज कहाँ है? चिनाब रेल ब्रिज भैया चिनाब नदी के ऊपर है, चिनाब नदी के ऊपर है। कहाँ पर? चिनाब नदी के ऊपर, भारत में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में है। और ये आईफल टावर से भी ऊंचा है। आईफल टावर जो है 330 मीटर है, और ये है 359 मीटर ऊंचाई पर बना हुआ। ये है चिनाब रेल ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित, जम्मू कश्मीर में है। 1.3 किलोमीटर की लंबाई है, 1486 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया गया है। इसमें 30,000 मीट्रिक टन स्टील स्टील का उपयोग किया गया है। अगर पूछा जाए किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। अगला, भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने? मोस्ट वैल्यूएबल सेलिब्रिटी ऑफ इंडिया कौन बन गए हैं? तो आप बताओगे रणवीर सिंह। रणवीर सिंह सबसे वैल्यूएबल, सॉरी विराट कोहली हो गए हो, विराट कोहली हो गए। विराट कोहली एक बार फिर से सबसे वैल्यूएबल सेलिब्रिटी बन गए हैं, रणवीर सिंह को पीछे कर दिया है इन्होंने। ठीक है, इनकी नेटवर्थ है, मतलब नेटवर्थ नहीं कहेंगे, इनकी कमाई पिछले साल हुई है 228 मिलियन डॉलर की, एक साल में भाई, एक साल में। 203 मिलियन डॉलर की रणवीर सिंह की है, और शाहरुख खान की 121 मिलियन डॉलर। अगला, हाल ही में किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने थाई बोल्ट सैटेलाइट ने पृथ्वी के 1500 चक्कर पूरे किए? बताइए किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप के थाई बोल्ट सैटेलाइट ने, थाई बोल्ट, यार ये रिमोट डिस्टर्ब कर रहा है। थाई बोल्ट जो है सैटेलाइट, ये किसका है? ये किसका है? ये है दोस्तों किसका? थाई बोल्ट सैटेलाइट जो है ये किसका है? ये ध्रुवा स्पेस का है, और इसने 1500 चक्कर पूरे किए। देखिए ध्रुवा स्पेस के, इसने 2 थाई बोल्ट लॉन्च किया था, 2 सैटेलाइट लॉन्च किया था, उन दोनों का टाइम पीरियड हो गया पूरा, इसलिए वो 15,000 चक्कर उसको लगाना था, वो लगा लिए, और अब आएंगे वापिस। ठीक है, ये बात सुरक्षित वापस आए हैं। इसको इसरो ने नवंबर 2022 में PSLV-C54 से लॉन्च किया था। ठीक, आगे, किस फिल्म निर्माता को नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकता है आपसे एग्जाम के लिए, बताइए। आप बताओगे विनोद गनात्रा को, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग मनाते हैं दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2015 से इसे लागू कर दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है भारत की रिक्वेस्ट पर। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, थीम याद रखना, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। क्या है? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी इस बार की थीम है। ठीक है जी, चलिए आगे। हाल ही में 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर किसे चुना गया? प्रोटेम स्पीकर वो पद होता है जो नवनिर्वाचित आए हुए लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाती है, उन्हीं में से कोई एक होता है। केवल एक दिन का कार्यकाल हो जाता है इसका, या 2 दिन का हो सकता है कभी कभी, मतलब जितने सदस्य आए रहेंगे उनको शपथ दिलाने तक मात्र भर का कार्यकाल इसका होता है। प्रोटेम स्पीकर यानी कि प्रो टेम्पोररी स्पीकर। ठीक है, तो प्रोटेम स्पीकर जो है ये इस बार बनाए गए भर्तहरि महताब। पूछोगे किस पार्टी से हैं, तो भैया ये अब तो हैं बीजेपी पार्टी के, पहले बीजू जनता दल यानी बीजेडी पार्टी से थे, लेकिन अब आ गए बीजेपी पार्टी में। ठीक है जी, आगे। और आप जानते हो ओम बिरला जी एक बार फिर से बना दिए गए लोकसभा के स्पीकर। अगला, तो यहाँ पर बाकी सब चीजें इनकी डिटेल है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज्यादा नहीं जानेंगे, पीडीएफ में बाकी पढ़ लेना। किस भारतीय सेना बल ने अपना पहला अत्याधुनिक स्किन बैंक खोला है? भाई बताओ, अत्याधुनिक स्किन बैंक, स्किन का ट्रांसप्लांटेशन करना होगा, स्किन अगर किसी की खराब होती है, जल जाती है, ठीक है, कुछ उसमें रोग हो जाता है, तो वो बदली जाएगी, और ये भारतीय सेनाओं के लिए होगा। तो भारतीय सेना में पहली बार ऐसा देखने को मिला। तो अब बताओगे किसने किया है? भारतीय सेना ने किया है, इंडियन आर्मी ने किया है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्किन बैंक टू ट्रीट सेवियर बर्न इंजरीज। ठीक है, चलिए अगला। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? भाई बताओ, दुनिया की सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन बन गया? अब अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि पहले पहले नंबर पर कौन थी? माइक्रोसॉफ्ट, दूसरे पर एप्पल थी, तीसरे पर थी एनवीडिया। ठीक है, आगे फिर क्या हुआ कि पहले माइक्रोसॉफ्ट आ गई, एनवीडिया ने एप्पल को पीछे किया, और तीसरे पर आ गई एप्पल। फिर अब क्या हो रहा है?
अब आ गई एनवीडिया ऊपर, सबसे ऊपर भाई, टॉप पर आ गई। एप्पल आ गई थर्ड पर, माइक्रोसॉफ्ट आ गई सेकंड पर। ठीक है जी। तो एनवीडिया जो सेमीकंडक्टर चिप वगैरह बनाने के लिए जानी जाती है, प्रोसेसर्स बनाने के लिए जानी जाती है, ये कंपनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन चुकी है। कितनी इसकी वैल्यूएशन है, तो आप कहोगे 3.335 ट्रिलियन डॉलर की इसकी नेटवर्थ है, या कहें टोटल इसकी मार्केट वैल्यू है। ठीक है, आगे। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पावो नूरमी गेम्स में कौन सा मेडल जीता? पावो नूरमी गेम्स इन्होंने जीता गोल्ड, गोल्डन बॉय हैं भाई नीरज चोपड़ा, इन्होंने जीता गोल्ड मेडल। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? फिनलैंड के तुर्को में आयोजन हुआ था। 85.97 का इन्होंने थ्रो किया है। अगला, पटना हाईकोर्ट ने बिहार के कितने प्रतिशत आरक्षण को कानून को रद्द कर दिया? तो देखो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मैक्सिमम आरक्षण की जो लिमिट होगी वो 50% तक होगी, प्लस 10% ईडब्ल्यूएस होगा, क्योंकि ये जो 10% है इसको संविधान संशोधन के तहत सरकार ने लाया था, केंद्र सरकार ने। तो ये 50% प्लस 10% था मैक्सिमम आरक्षण का लिमिट। लेकिन पटना में या कहें बिहार सरकार ने क्या किया था, इसको लिमिट को बढ़ा करके 65% कर दिया था, और ये 10% जोड़ दिया जाए तो 75% तक आरक्षण पहुंच गया था। इसको पटना हाई कोर्ट ने कम करके कितना कर दिया है, इसको कर दिया है 50% लिमिट पर फिर से दोबारा से। ठीक है जी, चलिए। तो पटना हाई कोर्ट का ये डिसीजन रहा, बाकी चीजें मैं आपको समझा चुका हूं। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में अंतरिक्ष के लिए योग सम्मेलन कहां पर हुआ? योगा फॉर स्पेस। तो योग दिवस पर जगह जगह सम्मेलन हुए, इसमें योगा फॉर स्पेस जो हुआ बेंगलुरु में हुआ। तमाम साइंटिस्ट जो स्पेस से जुड़े हुए हैं वो इनको बुलाए, वो आए यहाँ पर बैठकर इस पर चर्चा किए। थीम याद रखना, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी इस बार की योग दिवस की थीम इंपॉर्टेंट है। अगला, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त यानी यूएनएचसीआर ने किसको अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया है? तो संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी उच्चायुक्त ने अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया। किसे? थियो जेम्स को। ये हॉलीवुड एक्टर हैं, ब्रिटिश अभिनेता हैं भाई, तो इनको बनाया गया। ये यूएनएचसीआर से काफी दिनों से, काफी समय से जुड़े भी हैं, यूनाइटेड नेशन के हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के लिए। ठीक है, चलिए 2016 से इससे जुड़े हुए हैं। अगला, किस संस्थान ने भारत का पहला भ्रूण रक्त आधान किया? भ्रूण रक्त आधान, ठीक है, भ्रूण रक्त आधान जो है ये पहली बार करके दिखाया है एम्स दिल्ली ने, और ऐसा करने वाला भारत विश्व स्तर पर 8वां ये मामला अपना दर्ज करा लिया है, अपने नाम रिकॉर्ड कर लिया है। मतलब कि केवल 8वां ऐसा मामला है जिसमें भ्रूण रक्त आधान किया गया हो सक्सेसफुली। एम्स दिल्ली ने ये ऐसा कर दिखाया है। एम्स बोले तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, अगला है भाई, T20 विश्व कप में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? T20 विश्व कप में हैट्रिक किसने लिया? पैट कमिंस ने लिया, दो बार लिया। ठीक है, पैट कमिंस ने सबसे पहली बार T20 में लिया, क्योंकि यहाँ देखो हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज 2024 में कौन बने? तो पैट कमिंस बताइएगा आप। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के हैं पैट कमिंस। ठीक है, ये है, दिख रहे हैं जीभ निकाले हुए। अगला, कुल 7वीं हैट्रिक थी, और T20 विश्व कप के बारे में हमने शुरू में ही डिस्कस किया कि भारत जीत गया है भाई। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 23 जून को। 23 जून को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र का लोक सेवा दिवस। लोक सेवा मतलब पब्लिक सर्विस, यूनाइटेड नेशन का पब्लिक सर्विस डे मनाया जाता है। 2002 से मनाया जाना शुरू हुआ है। अगला, हाल ही में कहां पर हेमिस महोत्सव मनाया जाता है? तो देखो, हेमिस महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमिस नेशनल पार्क भी याद रखना। हेमिस नेशनल पार्क जो है ये कहां पर है? ये है लद्दाख में, और ये भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस महोत्सव, यहाँ पर हेमिस नाम का एक मठ है, बौद्ध मठ है, बहुत बड़ा मठ है, तो उसी में मनाया जाता है। लद्दाख आप लगा दोगे फटाक से। हेमिस तसोचो इसे महोत्सव भी कहते हैं, हेमिस महोत्सव कहते हैं। और लाम नृत्य, लाम नहीं, चाम नृत्य, ठीक है ना, चाम नृत्य होता है जो इसका मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। इसमें मुखौटा पहनकर नाचते हैं। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि बताइए निम्न में से कौन से महोत्सव में मुखौटा पहन करके नृत्य या मुखौटा नृत्य उनका प्रमुख आकर्षण का केंद्र होता है, या फिर निम्न में से किस महोत्सव के दौरान चाम नृत्य किया जाता है?
ऐसे क्वेश्चन बने हैं भाई, सीजीएल में, सीएचएसएल में, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम में, रेलवे में भी बने हैं। तो आप जो है इसको ध्यान रखना। मुखौटे पहनकर ये लोग नाचते हैं भिक्षु, ये बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा मनाया जाता है, बौद्ध का ये त्योहार होता है। हेमिस तसेचु कहा जाए, हेमिस कहा जाए, तिब्बती बौद्ध धर्म का ये महोत्सव कहा जाए, आप समझिए एक ही है। अगला, जिस पर ज्यादा ध्यान दूं, जिस पर ज्यादा फोकस लगाऊं, समझो वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से कई क्वेश्चन बने हुए हैं। अगला, भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू की? ई मेडिकल वीजा शुरू की किस देश के नागरिकों के लिए? तो अभी शेख हसीना जी आई थी भारत में, और वो है बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर। तो भारत ने बांग्लादेश के जो नागरिक हैं, अगर वो इलाज कराने भारत में आना चाहते हैं तो ई मेडिकल वीजा के लिए, यानी ऑनलाइन ही मेडिकल वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगला, तो देखिए यहाँ पर आई हुई थी ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत ने ऐसा किया हुआ है। जून 2024 में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि एनटीए का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? एनटीए ने खूब रायता फैलाया, ये नीट का एग्जाम ढंग से करा नहीं पाए, इस वजह से इन पर एक्शन लिया गया। और अब प्रदीप सिंह खरोला को नया नियुक्त कर दिया गया है महानिदेशक। ठीक है, यह है प्रदीप कुमार खरोला। किसकी जगह पर आए हैं? ये सुभाष कुमार सिंह की जगह पर आए हैं। ठीक है, एनटीए के नए महानिदेशक ये होंगे। ये भारत व्यापार संवर्धन संगठन को भी देख रहे हैं, एक्स्ट्रा चार्ज इसके रूप में भी निभाएंगे। कौन सा शहर यूनेस्को की सूची के अनुसार भारत का पहला साहित्य का शहर बना? ये क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन भी चुका है, आगे भी बनेगा। साहित्य का शहर, संगीत का शहर, दोनों याद रखना। संगीत का शहर, साहित्य का शहर। साहित्य का शहर बना है, यूनेस्को ने घोषित किया है किसे? साहित्य का शहर घोषित किया है कोझिकोड को। और संगीत का शहर, या आप ग्वालियर को मानिएगा, ग्वालियर, जहां पर तानसेन का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए, संगीत सम्राट तानसेन। अगला, यूनेस्को की सूची में है ये, साहित्य का शहर है पहला, ये भी ध्यान रखना, मध्य प्रदेश ग्वालियर। अगला, किस इंस्टीट्यूट के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है? विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग कंपटीशन, लगभग 7,000 से ज्यादा कंपटीटर इसमें थे, सबको पीछे करते हुए बंदे ने सबसे तेज कोडिंग की, कलश गुप्ता, आईआईटी दिल्ली का स्टूडेंट कलश गुप्ता ने कोडिंग प्रतियोगिता में धुआं कर दिया सबको। 1 लाख से अधिक थे भाई, 7,000 नहीं, 1 लाख, सॉरी, 1 लाख से ज्यादा प्रतिभागी थे और सबको ये कर दिए पीछे। ठीक है, चलो अगला। अभी आप लोग कहोगे, आप में से कुछ कहेंगे, अरे सर हम लोग तो रेलवे में 1 करोड़ लोगों के बीच में बैठ करके पास हो जाते हैं। वो रेलवे का परीक्षा नहीं है भैया, कोडिंग है। ठीक है, मजाक न लो। 53वीं जीएसटी परिषद की, जीएसटी काउंसिल की बैठक में भारतीय रेलवे द्वारा आम आदमी को दी जाने वाली सर्विसेज पर कितने % जीएसटी लगाया गया? क्वेश्चन ऐसे भी देखने को मिलते हैं। तो रेलवे अब जो भी सर्विसेज देगा उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, 0% टैक्स स्लैब में उसको ला दिया गया है। ये ऐसा घोषणा 53वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया गया है फैसला। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? तो निर्मला ताई करती हैं, और ये वित्त मंत्री हैं। ठीक है, चलो, तो रेलवे द्वारा जीएसटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। 1 जुलाई को अभी जीएसटी दिवस भी मनाया गया है। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था पूरे भारत में, पहला राज्य असम बना था, अंतिम जम्मू कश्मीर बना था। चलिए अगला, हाल ही में विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ये जीतने वाली कौन बन गई हैं? श्रीजा अकुला। मनिका बत्रा मत लगा देना, इन्होंने जीता है, श्रीजा अकुला नहीं जीता है। उभरती हुई खिलाड़ी टेबल टेनिस की, मनिका बत्रा तो पुरानी हो गई है भाई। अगला, हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार किस राज्य में विश्व का पहला एशियाई किंग वल्चर प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा? वल्चर मतलब गिद्ध। तो एशियाई किंग गिद्ध जो होगा कहाँ खुलेगा? क्वेश्चन बनना तय है। उत्तर प्रदेश के महाराष्ट्र में, महाराजगंज में। महाराजगंज एक जिला है उत्तर प्रदेश का, वहां पर ये एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र या एशियाई किंग वल्चर केंद्र स्थापित किया जा रहा है। विश्व का पहला है, देखिए दुनिया में पहला है। 2007 में इसे IUCN की रेड लिस्ट में शामिल किया गया था, विलुप्त की कगार में शामिल किया गया था। ये भी बन सकता है क्वेश्चन भाई, देखो जो लाइन बोल रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस बने हुए हैं। आप अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते होगे
या एग्जाम्स वगैरह देते होगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे कि बताओ इस प्रजाति को कब IUCN की कैटेगरी में शामिल किया गया। अब वो वन लाइनर नहीं पूछा जाता। अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाते हैं? नाविक दिवस मनाते हैं 25 जून को। ये नाविकों के सम्मान में मनाया जाता है 25 जून को, सेफरर डे, ठीक है ना। चलिए, तो 2010 से इसको अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने अपनाया ये दिवस और कहा अब हम ये मनाएंगे। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी जिलों में एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश ने घोषणा की है कि वो हर जिले में अपने राज्य के एक एक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेंगे, ठीक है ना। ये आपके सामने आर्टिकल है, 1 जुलाई से ये करेंगे ऐसा, और इसके लिए ये अच्छा खासा धन भी खर्च करेंगे। प्रत्येक PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय ज्ञान परंपरा का केंद्र भी खोला जाएगा। अगला, किस राज्य में भारत का पहला कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया? कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट मतलब अब कोयला निकाल करके लाकर भट्टियों में नहीं डालना है, कोयला जहां है वहीं पर उसको गैस बना दिया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो ऐसा कहां पर किया जाएगा? कोयला कहां होता है ज्यादा? झारखंड में। लगा देना झारखंड, सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो झारखंड में कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, इसने ऐसा शुरू किया है। ये भारत में अब तक का पहला ऐसा मामला है, कोयला गैसीकरण पायलट प्रोजेक्ट। इसके तहत मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब वहीं बना लिए जाएंगे। अगला, केरल विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की? इसके लिए प्रस्ताव पारित किया। तो केरल विधानसभा एक बार फिर से प्रस्ताव लाई है, एक बार लाई थी, फिर वहां पर पास हो गया, केंद्र में गया, वहां रिजेक्ट हो गया। केरल का नाम असल में ये लोग बदलकर केरलम करना चाह रहे हैं। इनका कहना यह है कि हमारे यहाँ मलयालम बोली जाती है, मलयालम में केरल को केरलम बोलते हैं, तो हम लोग केरलम ही कहना चाहते हैं पूरा राज्य का नाम। केंद्र सरकार ने कहा भाग जाओ यहाँ से, अभी चल रहा है चुनाव, चुनाव होने दो उसके बाद देखते हैं। अब केरल ने कहा कि अच्छा अब की बार सत्ता पक्ष कमजोर हुई है, लाओ फिर से पास करते हैं, फिर पहुंचते हैं, अब की बार देखो क्या होता है। अगला, तो केरलम होगा केरल का नाम बदल करके। ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? ध्यान रखना, अनुच्छेद 3 के तहत भाई, ठीक है। संघ एवं राज्य क्षेत्र में अनुच्छेद पहला क्या कहता है कि भारत यानी इंडिया, इंडिया यानी भारत, ये भारत का एक संघ होगा। संघ के लिए हम लोग यूनियन शब्द यूज करते हैं। इसके बाद लिस्ट वगैरह बताएगी कि अनुसूची में देगी, ये जाके देख लो। दूसरे अनुच्छेद के तहत क्या कहा गया कि अगर हम लोग दूसरे देश के दूसरे किसी टेरिटरी को अगर शामिल करते हैं तो शामिल कर सकते हैं राष्ट्रपति के अनुमोदन पर संसद में बहुमत पास करके। तीसरे में क्या कहा गया है? अगर अपने राज्यों में किसी का नाम क्षेत्र सीमा में परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चौथे अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि भैया अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 368 से बाहर रखा जाएगा। संविधान संशोधन का 368 बाहर है उससे, मतलब उसमें क्या होता है, राष्ट्रपति रिजेक्ट कर सकता है संशोधन, इसके तहत रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ संसद में पास, तो मतलब मामला हुआ खास। अगला, जून 2024 में भारत के सबसे बड़े सामान्य बीमाकर्ता न्यू इंडिया इंश्योरेंस के CMD कौन नियुक्त किए गए? भाई देखो, फटाफट आपको समझना होगा, रेगुलर बना रहना होगा, तभी समझ में आएगी बात, नहीं तो इसे ऊपर ऊपर से जाएगी। जून 2024 में भारत के सबसे बड़े सामान्य बीमाकर्ता न्यू इंडिया इंश्योरेंस के CMD कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं गिरिजा सुब्रमण्यम, ठीक है। गिरिजा सुब्रमण्यम ये होंगी नई, ठीक है, ये होंगी नई CMD, चेयरपर्सन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है, किसकी? तो ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की। अगला, 18वीं लोकसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो प्रोटेम स्पीकर थे भर्तृहरि मेहताब, और अब स्पीकर बन गए हैं ओम बिरला। एक बार फिर से ये बने हैं स्पीकर। ओम बिरला जी राजस्थान के कोटा सीट से हैं, राजस्थान की कोटा सीट से ये सांसद हैं, और ये दूसरी बार बने हैं लोकसभा के स्पीकर, दूसरी बार। और लोकसभा के स्पीकर बनने वाले ये 17वें व्यक्ति हैं। पिछली बार 17वीं लोकसभा थी, इस बार 18वीं लोकसभा है, ठीक है ना। चलिए, तो ये होंगे दूसरी बार। अनुच्छेद 93 के अनुसार कहा गया है लोकसभा के सदस्यों को सदन के सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनना होगा। अनुच्छेद बनेगा भैया, बनेगा, जो अभी चुनाव हुआ वहां से बहुत सारे अनुच्छेद बनेंगे। चुनाव आयोग के सब रट डालना, बड़े बड़े पदों का रट डालना, किसमें क्या पद के बारे में व्याख्या की गई है। एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, साइंस की ई बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आ चुकी है। 6 मंथ की ई बुक आ गई है, जून की ई बुक आ गई है। जो भी ई बुक लेना हो इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, आपको ई बुक मिलेगी। और अभी के लिए ऐप पर नहीं मिल पा रही क्योंकि ऐप में पेमेंट गेटवे गड़बड़ चल रहा है। हाल ही में T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए? वन एंड ओनली रोहित शर्मा, द बॉस।
रोहित शर्मा जो है 200 छक्के T20 में लगा चुके हैं। हालांकि अभी ये संन्यास ले लिए हैं, आगे भी अब लोगों को मौका मिलेगा, लेकिन अभी बाकी लोग बहुत पीछे हैं। रोहित शर्मा संन्यास ले लिए हैं T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से, विराट कोहली ले लिए, रविंद्र जडेजा ले लिए। ठीक है, न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल अभी देखो 173 छक्कों के साथ हैं दूसरे पर। अगला, जून 2024 में किस मंत्रालय ने मानसून की तैयारी के लिए सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ पहल शुरू की? सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ किसने शुरू की? आवास, भाई आवास में ही तो वो करोगे, सफाई करोगे। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है शुरू। ठीक है, अगला, 1 जुलाई से 31 अगस्त तक चलेगा ये। 64वीं ISO परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? 64वीं ISO परिषद की बैठक, पहले तो ISO जानो ISO यानी इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, भाई शुगर चीनी वाला, अंतरराष्ट्रीय शुगर ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी मेजबानी 64वीं वाली भारत ने की। भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। देखिए यहाँ पर शुगर एंड बायो एनर्जी इमर्जिंग विस्टास के लिए किया गया बैठक 25 से 27 जून के बीच में। 63वीं लंदन में हुई थी, 64वीं भारत में हुई। ठीक जी, चलिए। अच्छा, कुछ चीनी से उत्पादन स्टैटिक जान लो। ब्राजील सबसे ज्यादा चीन उत्पादन करता है, चीनी का। ब्राजील जो है ये चीनी का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। भारत, यूरोपीय संघ, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका इसके बाद नंबर आता है। मतलब भारत दूसरे नंबर का उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। चाय हम लोग ज्यादा पीते हैं, चीनियों को हम लोग ज्यादा पीते हैं। तो चीनियों को वैसे भी जानते हो, चीनी का कंजप्शन इंडिया में ही ज्यादा होता है, चाहे चीनी माल हो चाहे चीनी हो। सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है, दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है। ठीक है ना, बाकी के गन्ना तो उस खेत में से चोरी हो जाते हैं। 15% लगभग हम लोग चीनी खपत करते हैं वैश्विक खपत में। अगला, हाल ही में भारत के पहले AI यूनिवर्सिटी यूनिवर्सल AI यूनिवर्सिटी का कुलपति कौन नियुक्त किया गया? भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड यूनिवर्सिटी कहां पर है? केरल में होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में केरल ही आगे भाग रहा है। तो इसके अभी हाल ही में कौन बनाए गए हैं नए कुलपति? तो प्रोफेसर साइमन मार्क बनाए गए हैं, प्रोफेसर साइमन मार्क बनाए गए हैं। ठीक है जी, चलिए अगला 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 क्वेश्चन, किस देश की महिला मीडिया ने ग्लोबल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन अवार्ड जीता है? अच्छा, एक चीज और, ग्लोबल मीडिया अवार्ड अभी जीता था किसने? ग्लोबल मीडिया अवार्ड किसने जीता था? तो आप बताओगे ये जीता था किसने? ये जीता था सना ने। सना जो है इंडिया टुडे की AI एंकर है, AI एंकर है। ठीक है ना, सना। तो इसने ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता हुआ है। अच्छा, यहाँ ग्लोबल फ्रीडम ऑफ मीडिया एक्सप्रेशन अवार्ड मिला है, किसे मिला है? तो आप बताओगे सोमालिया के। सोमालिया की एक महिला ग्रुप है जिसका नाम है, ये देखिए, ऑल विमेन मीडिया ग्रुप है। ये 3 लोग हैं, एक ट्राइपॉड लेकर चलती हैं, एक लोग ये कैमरा लेकर चलती हैं, एक लोग माइक लेकर चलती हैं, और ये तीनों लोग का जो ग्रुप है ये UNDP के द्वारा स्थापित किया गया था। इस ग्रुप का नाम है टीम बिलन। टीम बिलन, इस टीम बिलन ने ये जीता हुआ है अवार्ड। ठीक है ना, सोमालिया जैसे देशों में पत्रकारिता के लिए। चलो अगला, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस कब मनाते हैं? तो देखो 27 जून को ये प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। MSME मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, छोटा सूक्ष्म और लघु उद्योग, इनको बढ़ावा देने के लिए, इनके महत्व के बारे में बताने के लिए यह दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 27 जून को। किसको नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाटो के नए महानिदेशक कौन बन गए? मार्क रूटे। मार्क रूटे, मार्क रूटे अगर रूठे तो फिर पुतिन इनको मारेगा बहुत। ये मार्क रूटे अब होंगे नाटो के नए महानिदेशक। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब तक थे जेम्स स्टोलनबर्ग, कुछ नहीं कर पाए वो, अब नाटो का नया बन गया है मार्क रूटे। मार्क रूटे दोस्तों, ये इससे पहले किस देश के प्रधानमंत्री थी ये पूछा जाएगा तो आप बताओगे नीदरलैंड के। नीदरलैंड को प्यार से डच बोलते हैं। तो जेम्स स्टोलनबर्ग की जगह पर आए हुए हैं। नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी, 12 देश मिलकर किए थे, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है। आगे धीरे धीरे जुड़ते गए, 32 देश अब जुड़ चुके हैं। 31वां देश फिनलैंड और 32वां देश अब बन गया है स्वीडन। बहुत इंपॉर्टेंट, 31वां और 32वां देश याद रखना। अगला,
हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास होपेक्स का आयोजन हुआ? तो होपेक्स अभ्यास, ये सब क्वेश्चन मैं डेली करंट अफेयर में लगातार रिवीजन कराता रहता हूँ। होपेक्स मैंने आपको बताया था कि रेड फ्लैग हुआ अलास्का में, वहां से लौट रही थी सेना और लौटते लौटते बीच में एक टुकड़ी चली गई वहां मिस्र में, इजिप्ट में, कही कि रुको यहाँ भी कुछ निपटा कर चलते हैं, तो होपेक्स वहां पर हुआ। तो होपेक्स हुआ कहां पर? मिस्र में, इजिप्ट में। ठीक है, रेड फ्लैग हुआ कहां पर? अलास्का में, अमेरिका में। ठीक है जी, चलिए, तो भारतीय वायुसेना का ये किया गया चौथा इस बार का संस्करण था। किस राज्य के बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों को स्कूल इन ए बॉक्स किट दी गई? तो कहां पर बाढ़ राहत शिविरों में बच्चों को स्कूल इन किट दी गई? तो आप बताओगे कहां पर दी गई? असम में। असम में बाढ़ आई हुई है और बाढ़ के दौरान पढ़ाई बच्चों की ना डिस्टर्ब हो, इसके लिए ये किया गया है, किट इनको दिया गया है। अगला, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन इंडिया पैसिफिक प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो कोच्चि में किया गया। कोच्चि कहाँ पड़ता है जी? केरल में। केरल के कोच्चि में किया गया है इसका आयोजन। फर्स्ट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन एशिया पैसिफिक समिट इन कोच्चि फ्रॉम जून 26 टू जून 28। तो केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के द्वारा और एनडीडीबी और आईडीएफ के द्वारा किया गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में अमेरिका, जापान और किस देश के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास फ्रीडम एज हुआ? अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के बीच, अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के बीच हुआ फ्रीडम एज। इंडिया मत लगा देना गलती से। तो इन तीनों देशों के बीच में फ्रीडम एज एक्सरसाइज हुआ है अभी हाल ही में। ठीक है, अब ये तो थे जून मंथ का कंप्लीट वीडियो। अब जून मंथ बीता है तो दिवस भी हम लोग रिवाइज कर लेंगे, बात खत्म करेंगे, जिससे जून मंथ का कंप्लीट हो गया। आपका पहला पार्ट नहीं देखो तो पहला पार्ट जाकर देख लेना। सभी वीडियो चाहे जून का हो, जुलाई का हो, इसके पहले का जो भी हो, सबकी क्विज पीडीएफ वगैरह सब आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी। एक प्लेटफॉर्म जा करके फटाफट से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, वो जो फ्री में भैया, फ्री में, बिल्कुल फ्री में, कोई इसमें चार्ज नहीं देना। 1 जून को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, विश्व दुग्ध दिवस, विश्व अभिभावक दिवस। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस, 6 जून को संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस, 11 जून अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस पहली बार मनाया गया, इंपॉर्टेंट है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को, इंपॉर्टेंट है। 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। इसके अलावा 23 जून संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, 23 जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ओलंपिक होने जा रहा है। 25 जून अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, 27 जून अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस, 28 जून राष्ट्रीय बीमा आयुक्ता दिवस, 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये महत्वपूर्ण दिवस थे। क्लियर है? तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। ये कुछ प्रमुख ऐप्स हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको रीड कर लीजिए। ई बुक वगैरह लेना है तो आप ई बुक ले सकते हो। हाफ ईयरली ई बुक आ गई है मात्र 99 रुपए में, अभी के लिए है, आगे दाम इसका बढ़ सकता है। और नंबर मैंने आपको व्हाट्सएप का दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिलेगा, पिन कमेंट में भी मिलेगा। व्हाट्सएप करिए, इस ई बुक को अपना बनाइए। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। गुस्साया ना करो यार, आप लोग बहुत कमेंट करते हो। ठीक है, थैंक यू।